तो वो मैं रिकॉर्ड ऑन करना भूल गया था, मैं एक बार रिपीट कर दूं। तो आज हम फर्स्ट डे ये 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे: जेनेसिस और ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स, नीड ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एंड इनकम, एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। तो इन 5 चीज़ों को समझने के बाद आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे कि इस सब्जेक्ट में आप पढ़ने क्या जा रहे हो, ये सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं जेनेसिस की, यानी ये सब्जेक्ट कब शुरू हुआ? 1615 में। बहुत पुराना सब्जेक्ट है। फिर मैंने कहा कहाँ? लाजपत नगर में नहीं, ये कहाँ स्टार्ट हुआ? फ्रांस में। फ्रांस ही वो कंट्री है जिसने सबसे पहले इकोनॉमिक्स की नीड को फील किया कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, ये सब्जेक्ट होना चाहिए। अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट होना क्यों चाहिए। और जब ये सब्जेक्ट बना तो इसका बच्चों पुराना नाम था ओइकोनोमिया। इकोनॉमिक्स को क्या कहते थे ग्रीक लैंग्वेज में? ओइकोनोमिया। इसका मतलब क्या होता है अभी समझाऊंगा, पर उससे पहले मुझे इकोनॉमिक्स की नीड समझानी पड़ेगी। तो आपके इस सब्जेक्ट का पुराना नाम था ओइकोनोमिया। इसको मैं अभी 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा, ओइको अलग कर दूंगा और नोमिया अलग। पर ये ब्रेक करके कब समझाऊंगा? जब इकोनॉमिक्स की नीड क्लियर हो जाएगी। इकोनॉमिक्स की नीड, फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन, फिर आएंगे हम इसके ब्रेकअप पे। इसको ब्रेक करके समझेंगे कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। ठीक है, फिलहाल आपको जेनेसिस में क्या पता चला कि ये सब्जेक्ट कब शुरू हुआ? 1615 में। कहाँ? फ्रांस में। ठीक है, और बिल्कुल पुराना नाम क्या होता था इस सब्जेक्ट का? ओइकोनोमिया। ठीक है, ये तो था जेनेसिस, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब आपकी असली पढ़ाई शुरू होती है नीड से। इस सब्जेक्ट को पढ़ने की नीड क्या है? ऑब्वियसली बात है, ये कोई इतना आसान सब्जेक्ट तो है नहीं। और अभी पिछले अटेम्प्ट से आपकी सीए फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक्स बीकॉम ऑनर्स के भी जुड़ चुके हैं। फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा। इससे पहले कभी भी सीए फाउंडेशन के बच्चों ने बीकॉम ऑनर्स के लेवल की इकोनॉमिक्स अपने सीए फाउंडेशन में नहीं की है, तो आप सेकंड अटेम्प्ट हो। इससे पहले ये इंटर में होती थी सीए के, सीए इंटर में भी पढ़ा चुका हूँ, तो इन्होंने उसको सीधा उठा के अब सीए फाउंडेशन में डाल दिया है। इजी टॉपिक्स को हटा दिया और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को डाल दिया है। तो उसमें डरना नहीं है, हर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को मैं इजी बना दूंगा आपके लिए और इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब देखो, तो बात करते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की नीड की, कि इस सब्जेक्ट की नीड क्या है, हमें, हम क्यों पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को। सी काफी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसकी नीड है इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, टाइम पास के लिए तो हम इसको पढ़ते नहीं है। अब इसकी नीड क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की नीड। बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, क्या जरूरत है इकोनॉमिक्स को पढ़ने पढ़ाने की। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, व्हाई आर यू स्टडिंग? आप क्यों पढ़ रहे हो? तो आप 1 वर्ड आंसर क्या दोगे? 1 वर्ड आंसर बताओ मुझे। ओके, और कुछ? बिल्कुल, और श्रिंक करके आंसर बताओ क्या होगा। क्यों पढ़ रहे हो आप? नॉलेज? नो, इट्स मनी, द सेकेंड गॉड। यस, बिलीव मी। अभी आपको 2-3 दिन में बिल्कुल सही से समझ आ जाएगा कि सच में रियल लाइफ में अगर कुछ चाहिए तो वो मनी है। द सेकेंड गॉड, उसको तो नहीं देखा हमने फर्स्ट गॉड को, पर ये तो हर जगह दिखता रहता है और हम इसके पीछे भी पड़ते रहते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं हम मनी को सेकेंड गॉड क्यों कहते हैं। योर इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद मनी। इकोनॉमिक्स का लेना देना है ही किसके साथ? मनी के साथ। मैं बताता हूं कैसे, या समझ लो मनी का दूसरा नाम ही इकोनॉमिक्स है। सी, लाइफ में कभी हमें गुड्स चाहिए और कभी हमें सर्विसेज। सर्विसेज को कहते हैं इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स और गुड्स को कहते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट्स। यानी अगर मैं वर्ड बोलूं प्रोडक्ट तो उसके 2 मीनिंग निकलेंगे, या तो गुड्स या सर्विसेज। ठीक है, योर लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट गुड्स एंड सर्विसेज। आप एक कदम भी नहीं चल सकते जिंदगी का। खाना पीना ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? गुड्स की, सर्विसेज की कैटेगरी में।
अब आपको देखो करियर बनाना है, फ्यूचर में पैसा कमाना है, तो आप यहां पढ़ने आए। हम सब टीचर्स आपके लिए क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? सर्विसेज। डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, कितना अर्जेंट होता है डॉक्टर के पास जाना। डॉक्टर भी आपको क्या प्रोवाइड करता है? सर्विस। लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो आप बनना भी चाहते हो, ये सब हमें क्या प्रोड्यूस करके देते हैं? सर्विसेज। ये एग्जांपल्स मैं क्यों दे रहा हूं? ये प्रूव करने के लिए कि जिंदगी जीने के लिए सिर्फ गुड्स नहीं चाहिए, हमें सर्विसेज भी चाहिए। विदाउट गुड्स एंड सर्विसेज आवर लाइफ इज इम्पॉसिबल, isn't it? And to purchase these goods and services we need to have what? Money. पैसा नहीं होगा तो गुड्स और सर्विसेज कैसे खरीदोगे? जिंदगी कैसे चलेगी? इसीलिए तो मनी को सेकंड गॉड कहते हैं। ये बात समझ में आई? यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि पैसा बहुत जरूरी है, बट एक चीज मैं और बता दूं, यहां मनी सिर्फ एक मीडियम है जो हमें कहां लेकर जाता है? गुड्स और सर्विसेज तक। एक्चुअली में हमें नीड किसकी है जिंदगी में? गुड्स और सर्विसेज की। पर मनी को हम क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं? क्योंकि मनी ही वो मीडियम है जो हमें गुड्स और सर्विसेज तक पहुंचाता है। मनी ना हो तो आप कैसे परचेज करोगे, कैसे बाय करोगे गुड्स और सर्विसेज को? इसके लिए मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपको एक नोटों का भरा हुआ बैग दिया, 2000 के नोटों से भरा हुआ है, ठीक है, और आपको छोड़ दिया मंगल ग्रह पे उस नोटों के बैग के साथ। बताओ क्या करोगे उन नोटों का? वहां पे कागज के टुकड़े होंगे, वो सिर्फ आपके लिए, उनका कोई यूज नहीं होगा। फिर वहां एक चीज प्रूव हो जाएगी कि जिंदगी जीने के लिए एक्चुअली में क्या चाहिए? गुड्स और सर्विसेज। वो तो वहां है ही नहीं, तो वहां आपको अपनी मनी क्या नजर आएगी? यूजलेस, पूरी तरह से यूजलेस। यानी मनी की इंपॉर्टेंस तब है जब आपके एनवायरमेंट में गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हो जिन्हें आप मनी को मीडियम बनाकर परचेज कर सकते हो। परचेज या बाय। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड बाय? BUY, बाय यानी खरीदना, PURCHASE भी खरीदना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाय एंड परचेज? हु कैन टेल मी? आप जब कोई वैल्यूएबल चीज खरीदते हो ना, तब वर्ड यूज करते हो परचेज, और जब बहुत वैल्यूएबल चीज परचेज नहीं करते, कोई रूटीन की चीज परचेज करते हो, तो बाय वर्ड यूज होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। बीच बीच में मैं आपकी नॉलेज कई अच्छे अच्छे वर्ड्स समझा के बढ़ाता रहूंगा, ठीक है? फिलहाल समझ आ गया कि मनी मीडियम है जिसकी हेल्प से हम क्या परचेज करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, नीड समझाने जा रहा हूं आपको मनी की, आई मीन इकोनॉमिक्स की। तो एक चीज क्लियर हो गई कि हम सबको जिंदगी में क्या चाहिए? पैसा, ठीक है, ताकि हम उससे गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सकें। मनी कमाओगे कैसे? काम करके। यू नीड टू वर्क। आपको काम करना पड़ेगा ना। इफ यू वांट टू अर्न मनी यू नीड टू वर्क। इसी वर्क को हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। और वर्क किस पे डिपेंडेंट है? प्रोडक्शन किस पे डिपेंडेंट है? रिसोर्सेज पे। विदाउट रिसोर्सेज यू कांट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब मैं यहां बोल रहा हूं प्रोडक्शन, तो इसका मतलब है दो चीजें, या तो आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे और पैसा कमाओगे, या क्या प्रोड्यूस करोगे? सर्विसेज। आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आपको हर महीने सैलरी मिल रही है, आप ऑफिस में क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? इनटेंजिबल प्रोडक्ट, जिसे कहते हैं सर्विस, ठीक है? एक बेचारा बंदा है, वो मोमोज प्रोड्यूस करता है और बेचता है, यानी वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? गुड्स, और पैसे कमा रहा है। यानी किसी को गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, किसी को सर्विसेज, टू अर्न व्हाट? मनी। टू अर्न मनी यू नीड टू वर्क, एंड वर्क मींस प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। ये बात समझ आई सबको? ठीक है। पर एक चीज तो क्लियर है ना कि प्रोडक्शन या वर्क किस पर डिपेंडेंट है? रिसोर्सेज पे। आप बिना रिसोर्सेज के प्रोडक्शन नहीं कर सकते। रिसोर्सेज के एग्जांपल्स लैंड, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, टेक्नोलॉजी। क्या इनके बिना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो मनी इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज। अनफॉर्चुनेटली दीज रिसोर्सेज आर स्कार्स। इन रिसोर्सेज की पूरी दुनिया में क्या है? जबरदस्त कमी, बहुत शॉर्टेज है।
पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि ये शॉर्टेज है इनकी रिसोर्सेज की, एक और प्रॉब्लम भी है, वो मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल आपको समझ आ गया कि अगर अपने लिविंग स्टैंडर्ड को हाई बनाना है, लिविंग स्टैंडर्ड को हाई, तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्या होना जरूरी है? पैसा। लिविंग स्टैंडर्ड हाई कैसे बनता है? जब आप ज्यादा से ज्यादा डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर पाते हो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज परचेज कर पा रहे हो तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? हाई। उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। पर पैसे के लिए क्या करनी पड़ेगी? प्रोडक्शन। वो भी किसकी? या तो गुड्स और सर्विसेज की। तो मैं एक लाइन बोल सकता हूं, बताना ट्रू या फॉल्स। वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। ये लाइन किसी बुक में भी नहीं लिखी और सच है ये। वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। हाउ? इफ वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, we will be able to earn money. With the help of that money, we will be able to purchase our desired goods and services. Now, so in order to purchase goods and services, you need to produce goods and services. In this classroom, I'm producing services to earn money so that I can purchase my desired goods and services. ये बात समझ आ गई सबको? So we produce goods and services to earn money. Then with the help of that money, we purchase goods and services. ये बात समझ आई सबको? तो हम एक लाइन बोल सकते हैं, we produce goods and services to purchase goods and services. यहां तक समझ आ गया? अब एग्जैक्टली ये पूरा लेक्चर क्यों देना पड़ रहा है? इकोनॉमिक्स की नीड को समझाने के लिए। बच्चों अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल पॉइंट पे आ रहा हूं। इकोनॉमिक्स के दो फंक्शंस होते हैं जिंदगी में। कितने? दो। पहला वाला किसी बुक में भी नहीं लिखा, ना इंटरनेट पर है, यू कैन चेक। दिस इज माई क्रिएशन, कहीं नहीं मिलेगा। मैं ऐसी बहुत सी चीज़ें पढ़ाऊंगा जो किसी बुक में नहीं मिलेंगी, पर आपको अच्छे मार्क्स दिलवाने में बहुत हेल्पफुल होंगी और आपकी नॉलेज भी बढ़ाएंगी। मैं आपको अपनी एक स्पेशलिटी बता दूं, मैं बच्चों को इस तरह से पढ़ाता हूं कि उनके मार्क्स भी अच्छे आएँ और वो 100-50 लोगों में कम से कम स्पीच देने लायक भी बने। उन्हें पता होना चाहिए कि जो ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में यूज़ कहाँ है। इस तरह से पढ़ाऊँगा। और जो टीचर्स बुकिश पढ़ाते हैं सिर्फ, वो बच्चों को सिर्फ मार्क्स दिलवाते हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई हेल्प नहीं करती। यू मस्ट हैव सीन 3 इडियट्स। 3 इडियट्स मूवी देखी है? वो मेरे जैसे टीचर्स को बहुत सपोर्ट करती है। उसमें यही दिखाया गया है कि सब क्या कर रहे हैं आजकल? रट्टा लगा रहे हैं, किसी तरह चीज़ों को याद कर लेते हैं, एग्जाम में वॉमिट कर देते हैं और नंबर मिल जाते हैं, पर उस तरह के मार्क्स का रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं होता। अब सुनो कैसे। इकोनॉमिक्स की नीड क्या है? ध्यान से सुनना। इकोनॉमिक्स के दो फंक्शंस जब मैं आपको बता दूंगा तो आपको इमीडिएटली समझ आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स की नीड क्या है। अब वो दो फंक्शंस क्या हैं, जरा ध्यान से सुनो। पहला फंक्शन है, इकोनॉमिक्स मेक्स रिसोर्सेज डिमांडिंग, और यू कैन से यूजफुल। इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज को क्या बनाती है? डिमांडिंग, या यू कैन से यूजफुल। इसका दूसरा फंक्शन है, टीचेस टू यूज रिसोर्सेज केयरफुली। इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज को क्या करना सिखाती है? केयरफुली यूज करना। मैं बता चुका हूं ना, रिसोर्सेज का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि रिसोर्सेज क्या है? स्कार्स। उनकी जबरदस्त शॉर्टेज है। ठीक है। सी, अगर रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो प्रोडक्शन भी क्या होगी? ज्यादा। और प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो क्या ज्यादा होगी? मनी, है ना। एक लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, वो भी सुन लो पहले, फिर इन दोनों फंक्शंस पे आता हूं। प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम। प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम। पहले मैं ये प्रूव करता हूं कि प्रोडक्शन इनकम कैसे जनरेट करती है। अभी हमने कहा था ना कि मनी किस पर डिपेंडेंट है? वर्क पे, प्रोडक्शन पे। अब मैं ये जरा खुल के समझाता हूं कैसे, फिर इन दो फंक्शंस पे आऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम। अब इसका एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूं, स्टोरी की तरह सुनना, मेरे एग्जांपल को अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूं फर्नीचर का। मैं एक फैक्ट्री खोलने जा रहा हूं जिसमें क्या प्रोड्यूस होगा? फर्नीचर। यानी मैं एक बिजनेस करने जा रहा हूं, मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूं? प्रोडक्शन। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको? प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा हूं। अब एग्जाम्पल को सिंपल बनाते हैं। मुझे प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए होंगे? रिसोर्सेस।
मैं यहाँ कुछ रिसोर्सेज का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है वुड। अगर मैंने फैक्ट्री में फर्नीचर प्रोड्यूस करना है तो मुझे वुड परचेज करना पड़ेगा कहीं से। सबसे पहली बात, जैसे ही मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने अपने आप को क्या दी? बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जो एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है, वो अपने आप को क्या दे देता है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू करता है तो अपने आप को क्या देता है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो एम्प्लॉयड हो गया, ठीक है, जिसे सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहते हैं, ठीक है। अब जिस बिजनेसमैन से मैं वुड परचेज करूंगा अपनी फैक्ट्री के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज करने के लिए, उस बिजनेसमैन को क्या दी बच्चों मैंने? बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यहां एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, या यूं कह लो कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब मेरी फैक्ट्री में जो आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन, एम्प्लॉइज काम करेंगे, उन्हें क्या दूंगा? जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसे एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अब जैसे ही मैंने प्रोडक्शन शुरू की, क्या शुरू की? प्रोडक्शन तो अपने आप को जॉब, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी। कई और बिजनेसमैन जो थे उन्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी, और कई लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। यानी जब जब प्रोडक्शन होती है जब जब प्रोडक्शन होती है तो हमें जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उससे। और जब हमें बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो हम उससे क्या कमाते हैं? पैसा। तभी तो कहते हैं प्रोडक्शन जनरेट्स income. How? By providing job and business opportunities. So I can say like this: production provides job and business opportunities. That's why it generates income. Production generates income by providing job and business opportunities. अब आपको समझ आया क्यों मनी प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है? क्योंकि प्रोडक्शन ही इनकम को या मनी को जनरेट करती है। ये बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है, अब आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक बात सुनो ध्यान से, गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश होती है कि बिजनेसमैन को इजीली लोन मिल जाए, बस वो जेन्युइन होना चाहिए, इंसॉल्वेंट ना निकले आगे जाके, उसके लिए पूरी स्क्रूटनी होती है उसकी। पर गवर्नमेंट का झुकाव किसकी तरफ होता है? बिजनेसमैन की तरफ लोन देने के लिए। पता है क्यों? कैन यू गेस? आप अगर ज्यादा से ज्यादा लोन बिजनेसमैन को दोगे तो बिजनेसमैन उसकी क्या करेगा? प्रोडक्शन। वो खुद को तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे ही देगा, और भी कई लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देगा, और कई लोगों को इससे इंडिया जैसी कंट्री में क्या कम हो जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि बैंक्स ज्यादा से ज्यादा लोन किसको प्रोवाइड करें? बिजनेस सेक्टर को, जिसे फर्म सेक्टर भी कहते हैं हम। ये सब आगे डिटेल्स में अभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं इन दो फंक्शंस की जिनकी हेल्प से आप एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स की नीड को समझ पाओगे, ठीक है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं इजी वाले की, सेकंड फंक्शन की, टीचेस टू यूज रिसोर्सेज केयरफुली। मैंने बताया रिसोर्सेज की क्या है दुनिया में? स्कार्सिटी। अगर रिसोर्सेज कम है तो प्रोडक्शन भी क्या होगी? कंसिक्वेंटली कम। प्रोडक्शन कम होगी तो पैसा, इनकम कम जनरेट होगी ना। और अगर इनकम कम होगी तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या रह जाएगा? लो। ये इंसान को मंजूर नहीं है। हर इंसान का ड्रीम होता है कि वो मेहनत करे, अच्छे से काम करे, रिसोर्सेज का बढ़िया से यूज करे, खूब प्रोडक्शन करे और खूब पैसा कमाए। पर रिसोर्सेज तो स्कार्स हैं बच्चों। अब इकोनॉमिक्स क्या कहती है पता है? इकोनॉमिक्स कहती है मेरे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिन्हें अगर सीख लोगे मुझसे तो कम रिसोर्सेज से भी ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स का दूसरा काम ही क्या है? रिसोर्सेस को केयरफुली यूज करना सिखाना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर कम रिसोर्सेस से भी ज्यादा प्रोडक्शन करनी है देन यू नीड टू फॉलो द टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इट हैज गॉट सम वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो भी आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स के पास बहुत सारी वैल्यूएबल टेक्निक्स हैं जिन्हें अगर इंसान फॉलो कर ले तो वो कम रिसोर्सेज से भी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और उससे ज्यादा क्या जनरेट होगी? इनकम, मनी। ये बात समझ में आ गई? तो रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आसान नहीं है। पर इसे आसान कौन बनाता है? इकोनॉमिक्स। इंसान विदाउट इकोनॉमिक्स
रिसोर्सेज को केयरफुली यूज नहीं कर सकता। तो आपको इतना समझ आ रहा होगा कि इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना सिखाता है, जिससे क्या होगा, कम रिसोर्सेज से भी ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज्यादा इनकम जनरेट होगी, ज्यादा पैसा कमाओगे। यानी कंक्लूजन क्या निकला, इकोनॉमिक्स हाई लिविंग स्टैंडर्ड, और कंक्लूजन क्या निकला कि इकोनॉमिक्स ज्यादा पैसे कमाने में हमारी हेल्प करती है। तो सोचो ना कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ। बिना पैसे के कुछ है क्या, वो तो पहले ही प्रूव कर चुका हूं। ये बात समझ आ गई। अभी धीरे धीरे आपको इकोनॉमिक्स की नीड समझ आएगी। अब इससे भी इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, मेक्स रिसोर्सेज डिमांडिंग। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम सुना है? अब मैं बताता हूं वो इंसान क्या थे हमारे लिए। आज भी वो 90+ हो चुके हैं। कई फॉरेन कंट्री के ब्यूरोक्रेट्स यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वहाँ के पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हेल्प लेते हैं अपने देश को चलाने के लिए। इस BA MA इन इकोनॉमिक्स एंड PhD इन इकोनॉमिक्स। और ये सारी डिग्रियां कहाँ से ली हैं उन्होंने? कई तरह की, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से। और वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। जब उन्होंने PhD इन इकोनॉमिक्स किया तो उन्हें गोल्ड मेडल मिला। आपको पता है गोल्ड मेडल किसको मिलता है, किस स्टूडेंट को मिलता है गोल्ड मेडल? जो पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करता है, सिर्फ कॉलेज में नहीं। क्या इंसान होंगे वो, आप सोचो। और उन्होंने क्या नहीं किया है हमारी कंट्री की गरीबी को हटाने के लिए, वो मैं अभी सब समझाने लगा हूं आपको। तो मैं क्या समझाने जा रहा हूं, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट फंक्शन। क्यों? ताकि आपको इकोनॉमिक्स की क्या पता चल सके, नीड, जरूरत क्या है इस सब्जेक्ट की। एक चीज तो पता चली गई है कि इस सब्जेक्ट ने रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना सिखा देना है, जिससे ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा पैसा। अब बात करते हैं फर्स्ट फंक्शन की, रिसोर्सेज को डिमांडिंग बनाना। देखो, बात है 1947 की। ये ईयर क्यों नोन है? क्योंकि इस ईयर में क्या हुआ था, इंडिया को क्या मिली थी, इंडिपेंडेंस। 200 साल अंग्रेजों ने इंडियंस का खून चूसा, और जब वो यहां से गए तो देश को कंगाल कर गए हमारे। 200 साल की रूलिंग के बाद हमारी कंट्री क्या बन चुकी थी, बहुत ज्यादा पुअर, बहुत गरीब था हमारा देश। 1947 के बाद बच्चों 1991 आ चुका था, अभी भी हमारी कंट्री क्या थी, बहुत गरीब। और हमारी कंट्री आइसोलेटेड कंट्री थी, पूरी तरह से आइसोलेटेड कंट्री। इसे किसी भी कंट्री के साथ बिजनेस करने में डर लगता था। पता है क्यों? क्योंकि अंग्रेज भी क्या कहकर इंडिया आए थे, हम तो बिजनेस करने आए हैं, आपका भी फायदा होगा और हमारा भी। पर सारा सोना पैसा सब लूट के ले गए, इंडिया को हैंडीकैप बना गए। तो इंडिया को एक फोबिया हो गया कि अब किसी कंट्री के साथ बिजनेस करना ही नहीं है, हम अकेले रहेंगे, ना हम एक्सपोर्ट्स करेंगे ना इंपोर्ट्स। पर इससे इंडिया को बड़े नुकसान हो रहे थे। अगर आप पूरी दुनिया के साथ मिलकर बिजनेस नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो पिछड़ जाओगे, आउटडेटेड हो जाओगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि हमारी कंट्री 1991 आ चुका है और अभी भी क्या है, पुअर। तो 1991 में वो ग्लोबलाइजेशन लेकर आए हमारी कंट्री में। ये आपके चैप्टर के, आपके सिलेबस के लास्ट चैप्टर का पार्ट होगा, तब समझाऊंगा डिटेल्स में। अभी मैं सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन दूंगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब सुन लो इजी लैंग्वेज में क्या होता है, अपनी कंट्री को पूरी दुनिया के साथ जोड़कर बिजनेस करना। सिर्फ अपनी कंट्री में काम ना करना, प्रोडक्शन ना करना। कहां प्रोडक्शन करना, फॉरेन कंट्रीज में भी, और उन्हें भी अलाउ करना कि वो हमारी कंट्री में आकर बिजनेस करें, काम करें। यानी पूरी दुनिया के साथ मिलकर काम करना, बिजनेस करना, ताकि वो भी पैसे कमा सके और हम भी। दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ये बहुत इजी लैंग्वेज में बताया मैंने, अभी डिटेल्स में आगे समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। ग्लोबलाइजेशन के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, अभी फिलहाल दो बता रहा हूं क्योंकि इंट्रोडक्शन की क्लास है। एक होते हैं एक्सपोर्ट्स और एक होती है कैपिटल मूवमेंट इनफ्लो। ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स किसके हैं, ग्लोबलाइजेशन के। बहुत ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ग्लोबलाइजेशन फ्रेम की और इंडियन गवर्नमेंट को सजेस्ट किया, तब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 1991 में क्या सजेशन दी कि एक्सपोर्ट्स करना शुरू करो और कैपिटल मूवमेंट इनफ्लो को भी अलाउ करो।
अब ये सब क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं। एक्सपोर्ट तो पता ही होगा आपको, इंडिया में आप गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहे हो और उसे कहां बेच रहे हो, फॉरेन कंट्रीज में। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सपोर्ट्स करना, ठीक है। कैपिटल मूवमेंट इनफ्लो क्या होती है वो सुनो पहले। अगर फॉरेनर्स इंडिया आ रहे हैं और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, पैसा लेकर आ रहे हैं और यहां फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, ऑफिसेज खोल रहे हैं, यहां आके प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं कैपिटल मूवमेंट इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब फॉरेन कंट्रीज से पैसा कहां आ रहा है, इंडिया में, इनफ्लो। और कैपिटल का मतलब कौन सा पैसा जो कहां लगना है, बिजनेस में। तो कैपिटल मूवमेंट इनफ्लो का मतलब फॉरेन कंट्रीज से पैसा आ रहा है और यहां इंडिया में बिजनेस में लग रहा है। दिस इज कॉल्ड कैपिटल मूवमेंट इनफ्लो। कैपिटल का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, टोटल मनी का वो पार्ट जो कहां लगेगा, किसी बिजनेस में, उसी को कैपिटल कहते हैं ना। और कैपिटल की मूवमेंट को इनफ्लो कब कहते हैं, जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, यानी बाकी बची हुई दुनिया से वो पैसा कहां आए, इंडिया में। अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, यानी बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज से कैपिटल उठ के इंडिया में आ रही है, तो इसका मतलब क्या निकला बच्चों, कि फॉरेनर्स अपने साथ कैपिटल लेकर आ रहे हैं, यानी वो पैसा जो उन्होंने कहां लगाना है इंडिया में आके, बिजनेस में, तो उसे कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल की मूवमेंट हो रही है आरओडब्ल्यू से इंडिया की तरफ, तो इंडियंस के लिए ये क्या हुआ, इनफ्लो, कैपिटल मूवमेंट इनफ्लो। इंडिया किसी भी पैसे को कैपिटल मूवमेंट इनफ्लो कब कहेगा, जब वो पैसा इंडिया में आके लग रहा होगा किसी बिजनेस में। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दो बड़े काम किए 1991 में। एक तो एक्सपोर्ट्स अलाउ कर दिए, इंडिया खुल के एक्सपोर्ट्स करे, पहले नहीं कर पाता था। अब इसका क्या बेनिफिट मिला मैं आपको समझाता हूं। और दूसरा काम क्या करवाया उन्होंने, कैपिटल मूवमेंट इनफ्लो करवाई। अब मैं आपको ये बारी बारी समझाता हूं। पहले बात करते हैं कैपिटल मूवमेंट इनफ्लो की। वो कई फॉरेन कंट्रीज में गए, पॉपुलर तो थे ही पूरी दुनिया में, वो 1991 में भी पॉपुलर थे। जो बहुत समझदार इंसान होता है ना, जिसके पास ब्रेन्स होते हैं, उसको सारी दुनिया जानती है। बड़े नोन बंदे थे वो, उनकी गुडविल थी पूरी दुनिया में। गुडविल तो पता ही होगी आपको, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, नेम और फेम, ठीक है। वो कई फॉरेन कंट्रीज में गए, वहां पर गवर्नमेंट ऑफिसर से मिले, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ उन्होंने मीटिंग्स की और उन्हें कन्विंस किया कि इंडिया आओ और यहां आके क्या करो, प्रोडक्शन, मल्टीनेशनल कंपनीज खोलो, फैक्ट्रियां खोलो, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये कौन किसको बोल रहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोल रहे थे उन इंटरनेशनल बिजनेसमैन को, कि आप इंडिया आओगे, आपको हम पूरा सपोर्ट देंगे, आप पर टैक्स कम से कम लगाएंगे, आपको हर फैसिलिटी देंगे, आप प्लीज इंडिया आओ और यहां कंपनियां खोलो। अब आप देखो, ये जो ग्रेटर नोएडा और ये पूरा नोएडा और ये गुड़गांव आप चमकता हुआ देख रहे हो, इसकी शुरुआत किसने की थी, अमिताभ बच्चन ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। अभी धीरे धीरे देखना, आपको मैं सब कुछ बताता हूं उसके बारे में। ये जो गुड़गांव इतना चमक रहा है ना आज, साइबर हब वगैरह, और इतनी बिल्डिंग्स आप देखते हो, इतनी मल्टीनेशनल कंपनियां खुली हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने शुरुआत की थी। अगर वो ग्लोबलाइजेशन लेके ना आते ना, तो वहाँ गुड़गांव में सिर्फ गाय भैंसे और वहाँ तबेले ही मिलते, बस नॉर्मल सा गांव होता वो। आज गुड़गांव नहीं बनता जो आज बना हुआ है। और कितने यंगस्टर्स को वहाँ पर क्या जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब कैसे बताता हूं, इधर देखो। मैंने कहा वो फॉरेन कंट्रीज गए, वहां पर बिजनेसमैन को कन्विंस किया कि प्लीज इंडिया आओ, हम आपको हर तरह का सपोर्ट देंगे, टैक्स कम से कम लगाएंगे, आपको बड़ा कंफर्टेबल फील होगा, आप खूब पैसा अर्न करोगे, और इसमें बेनिफिट हमारे इंडियंस का भी होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। उनके कहने पर, उनसे कन्विंस होकर, उनसे इन्फ्लुएंस होकर कई बिजनेसमैन इंडिया आए और अपने साथ क्या लेकर आए, कैपिटल। उस कैपिटल से उन्होंने इंडिया में क्या की, प्रोडक्शन। अब जब इंडिया में प्रोडक्शन होगी तो आप सोचो इंडिया में कितने लोगों को जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी। ये मैं प्रूव कर चुका हूं कि जहां प्रोडक्शन होना शुरू होती है ना, वहां लोगों को क्या मिलना शुरू हो जाती है, जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। और जो वो प्रोडक्शन कर रहा होता है वो तो पहले ही अपने आप को क्या दे चुका होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब जैसे ही यहां कंपनियां खुलने लगी, फैक्ट्रियां खुलने लगी, फॉरेन कैपिटल का इंडिया में इनफ्लो हुआ, तो यहां पर कई लोगों को जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिली। देन पीपल स्टार्टेड अर्निंग मनी। अब जब लोगों को यहां जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो हम क्या कहेंगे कि रिसोर्सेज क्या हो गए, डिमांडिंग। मैं बताता हूं कैसे।
एक इंसान भी तो रिसोर्स होता है, जिसे क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। और जब उन्होंने यहाँ आके फैक्ट्रियां खोली, कंपनियां खोली, तो उन्हें बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ी होगी, कई रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी होगी। तो वो कई रिसोर्सेज उन फॉरेन बिजनेसमैन ने कहाँ से खरीदे होंगे, इंडिया से। और यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को क्या दी उन फॉरेनर्स ने, जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। आपको नहीं लगता यहाँ के हर तरह के जो रिसोर्सेज थे वो डिमांडिंग बन गए? एग्जैक्टली डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया क्या? 1991 तक इंडिया के ह्यूमन रिसोर्सेस और अदर रिसोर्सेस जो सालों से अनएम्प्लॉयड, अनयूज्ड पड़े थे, उन्हें कैपिटल मूवमेंट इनफ्लो की हेल्प से डिमांडिंग या यूजफुल बना नहीं दिया। उससे यहां इंडिया में क्या बढ़ी? प्रोडक्शन। लोगों ने क्या कमाया? पैसा। अगर आप लोगों को जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दोगे तो वो पैसा कमाएंगे ना। आप सोचो, क्या यहां पर जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बाढ़ आती अगर कैपिटल मूवमेंट इनफ्लो ना हुआ होता? और कैपिटल मूवमेंट इनफ्लो कैसे हुआ? उसी डायमंड की वजह से, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वजह से। अगर वो फॉरेन से बड़े बड़े बिजनेसमैन को उठाकर यहां ना लाते तो क्या होता? सोचो, देश उसी गरीबी में झुलसता रहता। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। तो इस कैपिटल मूवमेंट इनफ्लो से ये प्रूव हो गया कि उन्होंने सालों से इंडिया के अनयूज्ड, नॉन डिमांडिंग पड़े हुए रिसोर्सेस को अपनी इकोनॉमिक्स की हेल्प से क्या बना दिया? डिमांडिंग, यूजफुल। और जब रिसोर्सेज डिमांडिंग होते हैं, यूजफुल होते हैं, तो हम उनका ज्यादा से ज्यादा यूज कहां कर पाते हैं? प्रोडक्शन में। और उससे क्या कमा पाते हैं? पैसा। अब आपको समझ आया? यानी इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज को क्या बनाती है? डिमांडिंग। अभी एक्सपोर्ट्स भी समझाता हूं, फिर आते हैं वापस, ठीक है। कैपिटल मूवमेंट इनफ्लो के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक्सपोर्ट्स को भी अलाउ करवाया कि एक्सपोर्ट्स को अलाउ करो। सामान किसको बेचो? फॉरेन कंट्रीज को। अब इसने हमारे देश की गरीबी को कुछ हद तक कम किया। मैं बताता हूं कैसे। बच्चों, किसी भी कंट्री में 3 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर जिसे फर्म सेक्टर भी कहते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर। 1991 तक, यानी ग्लोबलाइजेशन के आने से पहले, ये तीनों सेक्टर्स इंडिया के बहुत परेशान थे। तीनों में से किसी भी सेक्टर के पास पैसा नहीं था, ना आम जनता के पास यानी हाउस होल्ड सेक्टर, ना बिजनेसमैन के पास, ना गवर्नमेंट के पास। क्यों नहीं था पैसा? अभी बताता हूं। मैंने कहा ब्रिटिशर्स ने हमें 200 साल तक लूटा था, तो आम जनता तो बेचारी यहां पर क्या थी? पुअर। अब फर्म सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर क्यों पुअर थे, जरा ध्यान से सुनना। जेएम कीन्स का नाम सुना? इकोनॉमिस्ट। उनके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा अभी आगे आपको। वो कहते हैं डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। जेएम कीन्स ने क्या कहा? दैट डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। डिमांड को कौन क्रिएट करता है? आई मीन डिमांड किसको क्रिएट करती है? सप्लाई को। यानी सप्लाई किस पे डिपेंडेंट हो गई? डिमांड पे, ठीक है। डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई का मतलब सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड, ठीक है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। उसके देख रहे हो, एक चीज को समझाने के लिए कितनी चीजें बतानी पड़ती हैं। मैं ऐसे ही हवा में नहीं पढ़ाता हूं, मैं लॉजिक्स के साथ पढ़ाता हूं। अब ध्यान से सुनना। अगर प्रोड्यूसर को पता चला कि प्रोडक्ट की डिमांड है, उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड है, तभी वो अपने प्रेशियस और स्कार्स रिसोर्सेस को कहां लगाएगा? प्रोडक्शन में, ठीक है। यानी प्रोडक्शन किस पे डिपेंडेंट हो गई बच्चों? डिमांड पे। और जब प्रोडक्शन करेगा तभी क्या कर पाएगा? यानी सप्लाई किस पे डिपेंडेंट है? प्रोडक्शन पे। आप सप्लाई तो तभी कर पाओगे ना जब आपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया होगा। और प्रोडक्शन कब करोगे? जब डिमांड होगी आपके प्रोडक्ट्स की। अगर डिमांड नहीं है, देन प्रोड्यूसर विल हैव टू बेयर व्हाट? अनसोल्ड स्टॉक। क्या सहन करना पड़ेगा प्रोड्यूसर को? अनसोल्ड स्टॉक। स्टॉक प्रोड्यूस हो चुका है और बिक ही नहीं रहा, उसका पैसा ब्लॉक नहीं हो गया? जो पैसा लगाया था वो तो ब्लॉक हो गया, प्रॉफिट तो दूर की बात है, वो तो आएगा ही नहीं। प्रॉफिट कब आता है? जब सामान बिकता है। कोई प्रोड्यूसर नहीं चाहता कि वो प्रोडक्शन करे और उसका स्टॉक क्या बन जाए? अनसोल्ड, ठीक है।
अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे ये बड़ा सर्कल है, इसे कहते हैं बच्चों स्टॉक, यानी हमारी टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक छोटा सर्कल बनाया, इसे कहते हैं सप्लाई, और इसके अंदर एक और छोटा सर्कल बनाया मैंने, इसको हम कहते हैं सोल्ट आउटपुट। ये फिगर मैंने क्यों बनाई, ताकि मैं आपको प्रूव कर सकूं कि सप्लाई किस पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्शन पे। ध्यान से सुनते रहना, फिर इस लाइन पर आएंगे, ये जो डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई वाली थी। इधर देखो, ओफो, स्टॉक सबसे बड़ा सर्कल है। सपोज आपने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस की, कितनी, पर आप 1000 की 1000 यूनिट्स मार्केट में बेचना नहीं चाहते। एक रीजन ये हो सकता है कि आपको आपका डिजायर्ड प्राइस नहीं मिल रहा। आपको लग रहा था कि आपकी एक यूनिट 100 रुपीज में बिक जाएगी, पर मार्केट में अभी रेट क्या चल रहा है, सिर्फ 70। तो आपने डिसाइड किया कि हम फिलहाल सिर्फ कितनी यूनिट्स की सप्लाई करेंगे, 800। टोटल प्रोडक्शन की कितनी है आपने, 1000, उसे कहते हैं स्टॉक या टोटल प्रोडक्शन। और उसमें से जितना ऑफर आप देते हो मार्केट में बेचने का, ऑफर फॉर सेल, उसे कहते हैं सप्लाई। यानी यहां सप्लाई किसका पार्ट हुई, प्रोडक्शन का। और आपने ऑफर दिया 800 यूनिट्स का, आप जरूरी तो नहीं है आपकी 800 की 800 यूनिट्स बिक जाएंगी। सपोज उसमें से 600 यूनिट्स बिक गई, तो वो जो 600 यूनिट्स बिक गई उसे क्या बोलोगे, ये सबसे अंदर वाला सर्कल, यानी सोल्ड आउटपुट कितना हो गया, 600 यूनिट्स। सोल्ड आउटपुट किसका पार्ट हुआ, सप्लाई का। सप्लाई किसका पार्ट हुआ, स्टॉक का। ये बात समझ आ गई। और स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन। ये बात क्लियर हो गई यहीं पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सप्लाई किस पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्शन पे, यानी स्टॉक पे। और स्टॉक होगा या नहीं, प्रोडक्शन आप करोगे या नहीं, ये किस पर डिपेंडेंट है, डिमांड पे। यानी डिमांड होगी तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करेगा तभी तो सप्लाई कर पाएगा। यानी इनडायरेक्टली सप्लाई बच्चों किस पे डिपेंडेंट हो गई, ये बात समझ आ गई। सप्लाई का डिमांड पे डिपेंडेंट होने का मतलब कौन किसको क्रिएट कर रहा है, डिमांड है तभी सप्लाई है ना, इसका यही मतलब हुआ। डिमांड है तो सप्लाई है, यानी डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। अब ये लाइन समझ आ गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हाउस होल्ड सेक्टर पुअर था, उसके पास पैसों की शॉर्टेज थी, यानी यहां आम जनता के पास पैसों की शॉर्टेज थी, कमी थी। तो जब पैसे ही नहीं होंगे लोगों के पास, तो वो डिमांड भी क्या करेंगे, कम। और जब डिमांड कम करेंगे लोग, तो बिजनेस सेक्टर, फर्म सेक्टर, प्रोडक्शन भी क्या करेगा, कम। फर्म सेक्टर को क्या नुकसान होगा, जब वो प्रोडक्शन ही बेचारा कम करेगा तो उसकी कमाई भी कम होगी ना, वो तो दुखी रहेगा ही। यहाँ की जनता क्या थी, गरीब, और वो सिर्फ उसी गरीब जनता की डिमांड पे डिपेंडेंट था। एक्सपोर्ट्स तो कर नहीं सकता था बेचारा, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट फर्म सेक्टर को एक्सपोर्ट्स के लिए अलाउ नहीं करती थी। जो बेचना है वो किसको बेचना है, इस गरीब जनता को, दिस। तो प्रॉब्लम थी ना, हाउस होल्ड सेक्टर गरीब था, समझ आ गया। फर्म सेक्टर भी गरीब था, प्रोडक्शन का लेवल हाई नहीं हो पा रहा था। अब आप सोचोगे सर गवर्नमेंट क्यों परेशान थी, देखो हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को पे करता है डायरेक्ट टैक्स, ये आगे पढ़ाऊंगा डिटेल्स में। और फर्म सेक्टर गवर्नमेंट को पे करता है कॉर्पोरेट टैक्स, जिसे प्रॉफिट टैक्स भी कहते हैं, ये आपने नेशनल इनकम चैप्टर में सुने होंगे। हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर अगर फाइनेंशियली साउंड नहीं होंगे तो वो कम से कम टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट रेवेन्यू ही नहीं जनरेट कर पाएगी, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो डेवलपमेंट भी नहीं कर पाएगी देश में। तो इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर भी क्या था, परेशान। तीनों के तीनों सेक्टर्स फाइनेंशियली साउंड नहीं थे। अब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कहने पे एक्सपोर्ट्स अलाउ हुए, कैन यू गेस इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा सेक्टर खुश हुआ होगा, यस। क्यों, क्योंकि अब फर्म सेक्टर इंडिया के पुअर हाउस होल्ड सेक्टर की डिमांड पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं था। अब डिमांड कहां से आने वाली थी इंडिया में, फॉरेन कंट्रीज से, क्योंकि अब एक्सपोर्ट्स अलाउड हो चुके थे। इंडिया फेमस था अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली वो बाहर बेच नहीं पाता था, क्योंकि यहाँ पर पॉलिसीज बड़ी स्ट्रिक्ट थी, वो अब हट गई। तो कई फॉरेनर्स
इंडिया में सामान खरीदने में इंटरेस्टेड हो गए, यहां से इंपोर्ट करने में इंटरेस्टेड हो गए, तो हम क्या कर पाए? अगर वो इंपोर्ट करना चाहते थे, हम एक्सपोर्ट कर पाए। तो अब फर्म सेक्टर खुश, उसने फॉरेन कंट्री से आती हुई डिमांड को ध्यान में रखते हुए क्या बढ़ा दी? प्रोडक्शन। सबसे पहला बेनिफिट किसको मिल गया? फर्म सेक्टर को। उसने ज्यादा प्रोडक्शन की तो ज्यादा प्रॉफिट हुआ, और जब फर्म सेक्टर ने ज्यादा प्रोडक्शन की तो हाउस होल्ड सेक्टर को उससे क्या ज्यादा मिली? जॉब एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। देख रहे हो वो क्यों था इतना इंपॉर्टेंट समझाना? उसके बिना इकोनॉमिक्स कुछ है ही नहीं। तो फर्म सेक्टर ने जब प्रोडक्शन ज्यादा की तो फर्म सेक्टर को ज्यादा प्रॉफिट्स मिले, फर्म सेक्टर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हुई, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होने लगा। और जब हाउस होल्ड सेक्टर को जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिली तो हाउस होल्ड सेक्टर ने भी पैसा कमाया, है ना? अब हाउस होल्ड सेक्टर ने भी क्या बढ़ा दी? डिमांड। फर्म सेक्टर और खुश कि अब तो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर भी पैसे कमाने लग गया है, वो भी डिमांड कर रहा है। उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए फर्म सेक्टर ने प्रोडक्शन और बढ़ाई। मनी वॉज मेकिंग मनी, मनी वॉज मेकिंग मनी, इजंट इट? ये कभी पढ़ा है आपने किसी बुक में? यही तो असली इकोनॉमिक्स है। इससे सिर्फ नंबर ही नहीं आएंगे, रियल लाइफ में स्मार्ट भी बनोगे। अभी तो टैलेंट कुछ देखा ही नहीं आपने मेरा, अगली 4-5 क्लासेस देखना, आपको बिल्कुल बदल के ना रख दिया तो मेरा नाम नहीं, देखते जाओ बस। यहां तक समझ आया? यानी एक्सपोर्ट्स के अलाउ होने से सबसे पहले फर्म सेक्टर की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, जिससे फर्म सेक्टर खुश हुआ, उसने पैसा कमाया। हाउस होल्ड सेक्टर भी खुश, जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आई, दोनों खुश, दोनों के पास पैसा आ गया। अब गवर्नमेंट सेक्टर कैसे खुश हुआ होगा आप गैस कर सकते हो? टैक्स। टैक्स तो बहुत बड़ा सोर्स होता है सरकार की खुशी का, ये भी आगे बताऊंगा, चैप्टर का नाम होगा बजट। तो अब जो फर्म सेक्टर था वो गवर्नमेंट को ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स दे रहा था और हाउस होल्ड सेक्टर ज्यादा डायरेक्ट टैक्स दे रहा था। तो अब फाइनेंशियली साउंड गवर्नमेंट सेक्टर भी होने लगा था। अब एक बात बताओ, इसका इकोनॉमिक्स के दूसरे फंक्शन से क्या लेना देना? दूसरा फंक्शन क्या था इकोनॉमिक्स का? फर्स्ट फंक्शन से क्या लेना देना? आई मीन मेक्स रिसोर्सेज डिमांडिंग। जब एक्सपोर्ट्स होने लगे इंडिया से तो प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ गया। प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए रिसोर्सेज का यूज भी क्या करना पड़ा? ये तो मैं शुरू में ही प्रूव कर चुका हूं कि विदाउट रिसोर्सेज यू कांट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब फॉरेन कंट्री से आती हुई डिमांड को देखते हुए फर्म सेक्टर एक्साइटेड हुआ, उसने प्रोडक्शन का वॉल्यूम हाई किया, तो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का भी तो यूज किया जो सालों से आ गए ना। उसी बात पर हम सालों से क्या पढ़े थे? अनयूज्ड, नॉन डिमांडिंग। फिर यहां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रूव कर दिया कि उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स की हेल्प से सालों से पड़े हुए अनयूज्ड रिसोर्सेज को क्या बना दिया? डिमांडिंग, यूजफुल, जिससे पब्लिक ने ज्यादा पैसा कमाया। अब आप सोचो क्या बंदे थे वो, अकेले बंदे ने हैंडल किया सब कुछ। ग्लोबलाइजेशन जो देख रहे हो ना, इसमें किसी बंदे ने कंट्रीब्यूट नहीं किया था, एक भी बंदे का सहारा नहीं था, वन मैन आर्मी थे वो, और वो खुद ही इकोनॉमिस्ट थे। उन्हें अपने असिस्टेंट से एडवाइजेज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। आजकल के किसी भी गवार को बना देते हैं मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, क्या ही बोलूं मैं। तो वो सब किस पे डिपेंडेंट होते हैं पता है? अपने असिस्टेंट्स पे। वो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि वो खुद से डिसीजन ले सकें, पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे इंसान को किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब मैं एग्जांपल दे ही देता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। एक बार बिहार का सीएम राबड़ी देवी को बना दिया था। आपको पता है राबड़ी देवी कौन है? लालू प्रसाद यादव की वाइफ। वो साइन भी नहीं कर सकती। इकोनॉमिक्स कॉमर्स की सेंस तो बड़ी दूर की बात होती है देश को चलाने के लिए। उससे सिग्नेचर करने भी नहीं आते थे, अंगूठा लगाती थी वो। तो ऐसे ऐसे बेवकूफों को तो सीएम बना देते हैं हमारे देश में। आप देखो ऐसे लोग क्या देश चलाएंगे? ऐसे लोग बड़े एरोगेंट भी होते हैं, अपने ब्यूरोक्रेट्स का, अपने असिस्टेंट्स की कोई एडवाइस नहीं सुनते, कई बार जो मन में आता है वो करते हैं। तो आप सोचो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कितने काबिल इंसान थे। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स की हेल्प से इंडिया के रिसोर्सेज को क्या बना दिया? उससे ज्यादा से ज्यादा क्या जनरेट हुई? इनकम। तो मैंने प्रूव कर दिया
कि इकोनॉमिक्स रिसोर्सेस को क्या बनाती है, उससे हम क्या ज्यादा कमाते हैं, दुआएं, पैसा, है ना। अब एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने आपको इकोनॉमिक्स के कितने फंक्शन समझाए? 2। पहला, इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज को डिमांडिंग बनाती है। दूसरा, इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना सिखाती है। ऐसा ही होता है ना। अब ये बताओ दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है? कोई एक चूज करना है, क्योंकि कोई एक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। फर्स्ट या सेकंड? जो बच्चे कहते हैं सेकंड, वो हाथ खड़े करो, सीधा हाथ। ओके। और जो कहते हैं फर्स्ट फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हाथ खड़े करो। ज्यादा बच्चे फर्स्ट फंक्शन के फेवर में हैं। अब मैं बताता हूं, जो ज्यादा बच्चे हैं वो सही हैं, ये सच है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सी, अगर रिसोर्स मुझे यूजफुल नहीं लग रहा, रिसोर्स मुझे यूजफुल नहीं लग रहा, वो मेरे किसी काम का ही नहीं है, तो मैं उसे केयरफुली यूज करूंगा, बेशक वो स्कार्स हो? नहीं। एक बात समझ आ रही है आपको ये, कि अगर कोई रिसोर्स मेरे काम का ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है कि मैं प्रोडक्शन करूं, और जब प्रोडक्शन करनी नहीं है तो वो होता रहे स्कार्स, मैंने तो उसका यूज ही नहीं करना ना। यानी रिसोर्सेस को केयरफुली यूज करने की नीड कब फील होती है? जब प्रोडक्शन करनी हो। और प्रोडक्शन तो तभी होती है जब डिमांड होती है, और डिमांड क्रिएट करते हैं जब हम, तो रिसोर्सेस क्या बन जाते हैं? डिमांडिंग। यानी डिमांड क्रिएट करने के लिए रिसोर्सेस को क्या बनाना पड़ेगा? डिमांडिंग। अगर हमारे रिसोर्सेस डिमांडिंग नहीं है तो आप डिमांड कैसे फुलफिल करोगे, मुझे बताओ। यानी पहला काम क्या जरूरी होता है किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए, सीएम के लिए, अच्छे पॉलिटिशियन के लिए? अपनी कंट्री, अपने स्टेट के रिसोर्सेस को क्या बनाया जाए? डिमांडिंग। फिर हम देखेंगे ना कि उसमें से कौन कौन से रिसोर्सेस कार्स हैं जिनका केयरफुली यूज करें हम। यानी सबसे पहले रिसोर्सेस हमारे लिए यूजफुल होने चाहिए ना, तभी तो उनका केयरफुली यूज करेंगे। रिसोर्स कार्स है पर हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम कभी सोचेंगे ही नहीं कि उसे केयरफुली यूज करें, क्योंकि हमारे काम का ही नहीं है ना। तो रिसोर्सेस को डिमांडिंग बनाना प्राइमरी एलिमेंट है, और उसे केयरफुली यूज करना सेकेंडरी, दूसरी बात है। क्लियर हो गया बच्चों? अब आपको समझ आया इकोनॉमिक्स की नीड क्या है, और पैसे का दूसरा नाम इकोनॉमिक्स होता है, ये प्रूव हो गया। इकोनॉमिक्स ना हो, नो इकोनॉमिक्स, नो मनी, नो मनी नो लाइफ, एंड इट इज अ फैक्ट। ये बात समझ आ गई? अब इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि दोनों में से ज्यादा फंक्शन कौन सा इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेस, मैं लास्ट टाइम फिर बोल रहा हूं, रिसोर्सेस कितने भी शॉर्ट क्यों ना हो, हम उनका कभी भी केयरफुल यूज करेंगे ही नहीं जब तक हम उन्हें अपने काम का ना बना लें, जब तक हम उन्हें अपने लिए यूजफुल ना बना लें, जब तक हम उन्हें डिमांडिंग ना बना लें। ठीक है? अगर कोई रिसोर्स कार्स है और उसका प्रोडक्शन में यूज ही नहीं होना है, तो होता रहे स्कार्स, आप केयरफुली यूज करोगे उसका? नहीं, आप अपनी टाइम और एनर्जी खुद ना वेस्ट करोगे उसके साथ। पर जहां प्रोडक्शन करनी होगी वहां वो रिसोर्स क्या बन जाएगा? यूजफुल। और इसके लिए क्या लेकर आए थे? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन लेकर आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अगर ग्लोबलाइजेशन ना होती तो फॉरेन कंट्री से डिमांड ना आती, फॉरेन कंट्री से डिमांड ना आती तो यहाँ के रिसोर्सेज केयरफुली यूज भी ना होते, ना वो डिमांडिंग बनते। दोनों ही चीजें डिपेंडेंट थी ना। अगर वो फॉरेन कंट्री से डिमांड लेकर आए तभी तो हमारे रिसोर्सेज डिमांडिंग बने, फिर ज्यादा प्रोडक्शन हुई और ज्यादा पैसा कमाया गया, एंड दैट्स ऑल। तो ये थी इकोनॉमिक्स की नीड। समझ आ गई बच्चों? सबसे ज्यादा टाइम इंट्रोडक्शन में यही लगता है। ये तो फटाफट हो जाएंगी सारी चीजें, अब देखना। तो अब हम किस पे आ रहे हैं? इकोनॉमिक्स के मीनिंग और डेफिनेशन पे। पहले मुझे सच सच बताओ, नीड तक सब अच्छे से समझ आया? कभी आपने ये सब चीजें किसी बुक में पढ़ी हैं तो बताओ। चाहे सीबी सचदेवा हो, संदीप गर्ग हो, या कोई भी बुक हो, कोई भी टीचर हो, इतना डीप कोई जाता ही नहीं। और जब तक ये चीजें बच्चे को पता नहीं होंगी, उसको समझ ही नहीं आएगा इकोनॉमिक्स क्या चीज होती है। अभी तो इस पे देखना, जब इस पे आऊंगा तब आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। ओके, ये होती है इकोनॉमी, हमें तो पता ही नहीं थी आज तक। इतने लोगों से सुना था इकोनॉमी गिर रही है, बढ़ रही है, पर उन्हें भी नहीं पता इकोनॉमी क्या होती है।
पर आपको पता होगा मेरी अगली क्लास लेने के बाद, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा वो भी, इस पर हम अगली क्लास में आएंगे। आज मैं यहां तक खत्म करवा के भेजूंगा आपको 4th पॉइंट तक, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ये कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एंड इनकम तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है मीनिंग और डेफिनेशन में क्या डिफरेंस होता है? मीनिंग और डेफिनेशन में अभी सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज करके। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में क्लियर कर रहे हो तो वो क्या है? मीनिंग। पर आप किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो जार्गन्स का यूज करके और ऑर्डर का यूज करके, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डेफिनेशन। यानी और भी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो डेफिनेशन एक आसान तरीका नहीं होता किसी चीज को समझाने का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि हमने उसमें किसका ज्यादा यूज किया होता है? जार्गन्स का। डू यू नो जार्गन्स क्या होते हैं? टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स, ठीक है। जैसे मैं यहां लिखूं एक्सपर्ट, आप सब समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है, ये जार्गन नहीं है। पर मैंने अगर लिखा होता डेक्स्टरस, सुना भी नहीं होगा आपने ये वर्ड, इसका मतलब एक्सपर्ट ही होता है। पर ये डेक्स्टरस क्या हो गया फिर? जार्गन। ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ठीक है। मैं अपने इंट्रोडक्शन में अपनी डिग्रीज बताना आपको भूल गया, बीकॉम एंड LLB, और मेरा एक्सपीरियंस है 16 ईयर्स का, ठीक है। तो ये तो बता ही दिया था आपको। अब आपको मीनिंग और डेफिनेशन में डिफरेंस समझ आया? मीनिंग कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का तरीका, और डेफिनेशन में क्या करते हैं हम, किसका यूज करते हैं? जार्गन्स का और ऑर्डर का। ऑर्डर क्या होता है? अब अगर एग्जांपल देके समझाता हूं, आपने किसी राइटर की डेफिनेशन याद कर ली और दो वर्ड्स को इंटरचेंज कर दिया एग्जाम में लिखते टाइम, पहला वर्ड बाद में लिख दिया, दूसरा वर्ड पहले लिख दिया, और अगर टीचर इंटेलिजेंट हुआ तो वो 0 देगा, क्योंकि आप डेफिनेशन में वर्ड्स के ऑर्डर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वहां वर्ड्स का क्या होता है? सीक्वेंस, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। अगर राइटर ने कहीं कॉमा लगाया ना बीच में और आपने नहीं लगाया एग्जाम में, तो फिर भी 0 मिलेगा, अगर टीचर स्ट्रिक्ट है तो। ये बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है डेफिनेशन का। यानी डेफिनेशन की 2 स्पेशलिटीज हो गई, एक तो उसमें किसका यूज होता है? जार्गन्स का, और दूसरा वर्ड्स का, पंक्चुएशन मार्क्स का क्या होता है? एक ऑर्डर जो हमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको इकोनॉमिक्स की नीड और ये मीनिंग एंड डेफिनेशन समझाता हूं क्या है। आपको नीड समझ आ गई ना? अब इकोनॉमिक्स की जो मीनिंग और डेफिनेशन है वो बड़े आराम से समझ आएगी। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के मीनिंग की। इकोनॉमिक्स टीचेस हाउ टू यूज resources in a best possible manner to maximize satisfaction। अब ध्यान से सुनो, इस मीनिंग का मतलब क्या हुआ। इस वर्ड से शुरुआत करते हैं, सेटिस्फैक्शन से। सेटिस्फैक्शन बच्चों 2 तरह की होती है दुनिया में, इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन, नॉन इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन। जो सेटिस्फैक्शन आपको पैसों से मिले, यानी डिजायर्ड गुड्स और सर्विसेज खरीद के, उसे कहते हैं इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन। और इकोनॉमिक्स वर्ड में जब भी हम सेटिस्फैक्शन वर्ड यूज करेंगे, अंडरस्टूड होगा हम कौन सी सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन की। और एक होती है नॉन इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन, जो आपको अपने फैमिली मेंबर्स, अच्छे दोस्तों, अच्छे रिलेटिव से मिलती है। वो आप पैसों से नहीं खरीद सकते। अच्छे रिश्तेदार जो कि बहुत स्कार्स होते हैं, अच्छे दोस्त भी बहुत स्कार्स होते हैं, अच्छे फैमिली मेंबर्स, ये पैसों से नहीं मिलते, किस्मत से मिलते हैं। और ये जो हमें सेटिस्फाई करते हैं अपनी लॉयल्टी और अफेक्शन देकर, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन। पर वी नेवर टॉक अबाउट द नॉन इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। यहां सिर्फ कौन सी सेटिस्फैक्शन की बात होती है? जो पैसों से मिलती है। अब सुनो, मैं ये मीनिंग समझाऊंगा बॉटम से टॉप की तरफ, बॉटम से टॉप की तरफ।
हर इंसान अपनी सेटिस्फैक्शन को क्या करना चाहता है, और यहां अंडरस्टूड है कौन सी सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है, इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन की। इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या कमाने पड़ेंगे, पैसे। ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन। देखा था ना अभी पीछे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमें अपने रिसोर्सेस को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करना पड़ेगा। बेस्ट पॉसिबल मैनर, BPM। और ये हमें कौन पढ़ाएगा, इकोनॉमिक्स। आ गई ना वही बात, कैसे इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ाएगी हमें BPM करना, अपने दो फंक्शंस की हेल्प से, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े। मेक्स रिसोर्सेज डिमांडिंग एंड टीचेस टू यूज रिसोर्सेज, यस। तो यहां बेस्ट पॉसिबल मैनर में रिसोर्सेज को यूज करने का मतलब, सबसे पहले आप रिसोर्सेज को बनाओ डिमांडिंग, फिर उनका केयरफुल यूज करो, फाइनली आपकी प्रोडक्शन का वॉल्यूम हाई होगा और आप ज्यादा पैसे कमा पाओगे। ठीक है, ये बात समझ आई। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का पर्पस ढोले शोले बनाना या फिटनेस तो नहीं है, क्या है, मनी। ठीक है, तो आपको समझ आया रिसोर्सेस को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करने का मतलब क्या होता है, उन्हें डिमांडिंग बना दो और केयरफुली यूज करो। तो ये हमें कौन पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स। आई होप आपको बड़े आराम से मीनिंग समझ आ गया होगा। अब इसको जल्दी से उतार लो, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। किसके आगे, टीचर्स हाउ। बच्चों प्रोफेशनल्स की राइटिंग थोड़ी खराब हो जाती है, पता है क्यों, कैन यू गेस व्हाट इज द लॉजिक। ज्यादातर प्रोफेशनल्स की राइटिंग खराब क्यों होती है बताओ, क्योंकि उनका दिमाग उनके हाथों से ज्यादा तेज चलता है, ये लॉजिक है। तो इसे अप्रिशिएट करो। साइकोलॉजिकल चीज है ये। सो मैं पढ़ के सुना देता हूं, अगर राइटिंग ज्यादा अच्छी लग रही है तो। इकोनॉमिक्स टीचेस हाउ टू यूज रिसोर्सेस इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। अभी तो आज सारे आप नए नए हो ना, मैं बहुत हंसाता हूं बच्चों को, बहुत फनी टीचर हूं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना। जितनी नॉलेज देता हूं उतना एंटरटेन भी करता हूं बच्चों को। सो एंटरटेनमेंट प्लस नॉलेज इक्वल्स टू सिंह, मंजीत सिंह। हटा दूं, यहां तक उतार लिया सबने, ओके श्योर, ठीक है। अब सुनो इसकी डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। इसमें कुछ नया नहीं होगा, बस एक ही चीज को एक्सप्लेन करने का तरीका क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अब जरा देखो कैसे। इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट विच emphasizes on the coherent management of resources to amplify economic benefits। बस लैंग्वेज चेंज हो गई, बात वही रही जो पहले थी मीनिंग में। अब मैं ये समझाता हूं आपको क्या है इसका मतलब। यहां पर भी मैं शुरुआत करूंगा बॉटम से टॉप की तरफ, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। हम बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में इंक्रीज करना चाहता है। एम्पलीफाई का मतलब इंक्रीज, किसे इंक्रीज करना चाहता है, अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को, यानी इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन को। ऐसा करने के लिए उसकी जेब में क्या होना जरूरी है, गांधी जी की फोटो यानी मनी।
है ना? तो अगर आपको अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को एम्पलीफाई करना है तो आपके पास पैसा होना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा पैसा होगा तभी आप अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को क्या कर पाओगे, ज़्यादा ज़्यादा इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन। ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या करोगे, रिसोर्सेज की कोहेरेंट मैनेजमेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है इंटेलिजेंटली, बहुत समझदारी से। किसका यूज करना, रिसोर्सेज का। तो कोहेरेंट मैनेजमेंट का मतलब हुआ रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना, इंटेलिजेंटली यूज करना, उन्हें बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांडिंग, वही दो फंक्शंस आ गए, बस कहने का तरीका अलग हो गया ना। यानी कोहेरेंट मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स के वही दो फंक्शंस आ गए, रिसोर्सेज को डिमांडिंग बनाना और रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना। तो फिर से सुनो, इकोनॉमिक बेनिफिट्स को अगर एम्पलीफाई करना है तो ज्यादा पैसा होना जरूरी है। ज्यादा पैसा होने के लिए प्रोडक्शन ज्यादा होना जरूरी है, और प्रोडक्शन के लिए, ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज की कोहेरेंट मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। मतलब उन्हें डिमांडिंग बनाना पड़ेगा, उन्हें केयरफुली यूज करना पड़ेगा। और इस चीज पर जोर कौन डालता है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। अब आई डेफिनेशन समझ। अब टॉप से बॉटम कैसे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो जोर डालता है किस पर, रिसोर्सेज की कोहेरेंट मैनेजमेंट पर, ताकि हम अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को एम्पलीफाई कर सके। एंड दैट्स ऑल। समझ आया बच्चों, उतार लो इसको भी। डन बच्चों, ओके। अब हम देखो कहां पहुंच गए। हमने यहां मीनिंग एंड डेफिनेशन भी पढ़ लिया इकोनॉमिक्स का। अब हम आ गए अपने फोर्थ कंपोनेंट पे, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एंड इनकम। ये समझाने जा रहा हूं। सी, अभी इतनी देर से हम मनी मनी कर रहे हैं, अब बारी आई मनी को डिटेल्स में पढ़ने की कि मनी है क्या। बहुत ध्यान से सुनना। किसी को भी पूछो मनी क्या होती है तो उसे लगेगा कि उसे मीनिंग पता है मनी का, पर बहुत लोगों को नहीं पता होता इतने डिटेल्स में जितने में मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत डिटेल्स में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। मनी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं एक यहाँ बड़ी सिंपल सी फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखना है इसको। ये एक बड़ा सर्कल है, इस बड़े सर्कल को बच्चों मैंने नाम दिया वेल्थ। इस बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल बनाने जा रहा हूं मैं, और इस छोटे सर्कल को मैंने नाम दिया मनी या कैश। एक चीज तो समझ आ रही है ये फिगर देख के कि मनी किसका पार्ट है, वेल्थ का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेल्थ क्या होती है वो सुनो।
जितने भी आपके वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं ना, वैल्यूएबल एसेट्स, उनके सम टोटल को कहते हैं आपकी वेल्थ। मींस आपका कैश इन हैंड, ठीक है, आपका बैंक बैलेंस, आपकी ज्वेलरी, आपके व्हीकल्स, आपके एक्सपेंसिव क्लोथ्स, आपकी प्रॉपर्टी, घर पे जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एसेट्स पड़े हैं वो सब, इन सब का सम टोटल क्या बनता है? आपकी वेल्थ। यानी वेल्थ में कैश भी आ गया, ठीक है, कुछ कैश आप अपने पास घर पे रखते हो, कुछ बैंक्स में, ठीक है, तो ये कैश, ये मनी भी वेल्थ का ही पार्ट है, क्योंकि वेल्थ है ही क्या? सारे वैल्यूएबल एसेट्स का सम टोटल, ठीक है। मनी इज शार्पली कंट्रास्टेड विद वेल्थ। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि मनी वेल्थ से बिल्कुल अलग है। मनी इज शार्पली कंट्रास्टेड विद वेल्थ। मनी वेल्थ का पार्ट होने के बावजूद भी वेल्थ से बिल्कुल अलग है। कैसे? इसको समझने के लिए मनी के 3 फीचर्स पढ़ाने पड़ेंगे यहाँ पे। जैसे इकोनॉमिक्स के अभी 2 फीचर्स पढ़े थे ना, और उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई थी, वैसे इसके 3 फीचर्स हैं। 3 फंक्शंस भी कह सकते हो, फीचर्स भी कह सकते हो। इधर देखो वो क्या, देयर आर 3 फीचर्स। 3 फीचर्स हैं मनी के जो उसको वेल्थ से अलग करते हैं, ठीक है। सुनो कौन कौन से। सबसे पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बच्चों, एक्सचेंज क्या होता है? आपने शॉपकीपर को 1000 रुपीज दिए और उसने आपको 2 बुक्स दे दी। शॉपकीपर और आपके बीच क्या हुआ? लेन देन, जिसे कहते हैं एक्सचेंज। वो लेन देन तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि आपकी जेब में थे पैसे, है ना। तो आपकी मनी उस एक्सचेंज का क्या बनी? मीडियम। एक्सचेंज का मीडियम बनती है मनी। अगर मनी ना हो तो एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा। इज इट पॉसिबल? नॉट, ठीक है। तो मनी का सबसे पहला फीचर क्या है कि वो एक्सचेंज का मीडियम बनता है। मनी का दूसरा फंक्शन सुनो या फीचर, एक्सेप्टेबिलिटी। मनी का दूसरा फीचर मनी के पहले फीचर से कनेक्टेड है। मतलब मनी का जो फर्स्ट फीचर है ना, ये लाइन ध्यान से सुनना, वो मनी के दूसरे फीचर पे डिपेंडेंट है। दूसरा फीचर ना होता तो फर्स्ट फीचर भी ना होता। मैं प्रूव करता हूं कैसे। आप पैसों को कहीं भी लेके जाओ, कभी सेलर मना करता है कि नहीं मैं कैश नहीं लेता, या आपने गले में जो चेन पहनी है ये दे दो, मैं आपको बदले में सामान दूंगा। कभी किसी सेलर ने किसी से रिक्वेस्ट की हो तो हाथ खड़ा करो। ऐसा कोई पागल सेलर नहीं होगा। हर सेलर सिर्फ किसको एक्सेप्ट करेगा? मनी को, है ना। यानी अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी मार्केट या शोरूम में या दुकान में चले जाओगे और अपनी मर्जी का सामान खरीद लोगे, ठीक है। आपका नाम क्या है? आर्यन की जेब में सपोज एक सोने की रिंग है और इसको अच्छे अच्छे जूते और कपड़े खरीदने हैं कनॉट प्लेस के किसी शोरूम से। क्या ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो रिंग लेके कनॉट प्लेस जाएगा? अरे देखना आज तो मैं कितनी शॉपिंग करने वाला हूं। ये कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर? क्यों? आपको किस चीज का डर होगा? एक्सेप्ट कौन करेगा इस रिंग को, ठीक है। हालांकि गोल्ड की रिंग किसका पार्ट है? पर उसे मनी की तरह एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती। तभी तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है गोल्ड। समझ रहे हो? ये बात समझ में आई? यानी मनी का पहला फीचर क्या है कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनता है, एक्सचेंज का मीडियम बनता है। क्यों? क्योंकि हर सेलर उसे क्या कर लेता है? एक्सेप्ट। एक्सेप्टेबिलिटी है तभी तो मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना। अब थर्ड और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर सुनो। जिस तरह मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेबिलिटी पर डिपेंडेंट था, उसी तरह एक्सेप्टेबिलिटी भी किस पर डिपेंडेंट है? थर्ड फीचर पर, जिसका नाम है लिक्विडिटी। ये वर्ड तो अकाउंट्स में भी सुना होगा, आज मैं डिटेल्स में बताता हूं इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट फीचर सेकंड फीचर पे डिपेंडेंट है और थर्ड सेकंड थर्ड पर। फर्स्ट सेकंड पे डिपेंडेंट है और सेकंड थर्ड पे। उसको ये सीक्वेंस समझने के लिए पहले लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। लिक्विडिटी होती क्या है?
लिक्विडिटी के बच्चों दो फीचर्स होते हैं, दो फीचर्स, ठीक है, ध्यान से सुनना। स्पीड ऑफ कन्वर्जन इनटू कैश, और दूसरा नो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ market price. These are the two features of liquidity. अब exactly ये liquidity क्या है मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको बिल्कुल कंफर्टेबल करता हूँ easy example देके, ठीक है। सपोज मेरे दो घर हैं जिन्हें मैंने रेंट पे दे रखा है, एक दिल्ली में और एक किसी रूरल एरिया में, किसी गांव में एक घर है। दोनों में से बच्चों कौन सा घर जल्दी बिकेगा मेरा, अगर मैं बेचना चाहूँ तो? दिल्ली वाला, वो ज़्यादा डिमांडिंग है ना। तो दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाएगी? अर्बन एरिया वाली, दिल्ली वाली ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली वाली प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी रूरल एरिया वाली प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। यानी किस में लिक्विडिटी ज़्यादा हुई? उस घर में जो जल्दी बिकेगा, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा। यानी आपका एसेट जितना जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा, उसकी लिक्विडिटी उतनी क्या मानी जाएगी? हाई। क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाना? कैश में। जो एसेट जितना जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है, उसकी लिक्विडिटी उतनी हाई मानी जाती है। पर सिर्फ ये कंडीशन नहीं होती, सेकंड कंडीशन भी होती है, नो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ? सुनो, जब आप किसी एसेट को कैश में कन्वर्ट कर रहे हो, किसी एसेट को कैश में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसकी मार्केट वैल्यू डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। एक घर है 1 करोड़ रुपए का, मैं उसको बेचने लगा, यानी मैं उसको किस में कन्वर्ट करने लगा? बायर तो मिल गया या परचेजर जल्दी से, पर उसने कहा 1 करोड़ का घर है, मैं तो 90 लाख से ऊपर दूंगा नहीं। हर कोई मुझे उसके कितने ऑफर कर रहा है, कोई 80 लाख, कोई 90 लाख, और मजबूरन मुझे वो घर सपोज 80 लाख में बेचना पड़ गया। वो जल्दी कैश में तो कन्वर्ट हो गया, बट उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई? बेचते टाइम, कन्वर्ट करते टाइम डिक्रीज। तो मैं उसकी लिक्विडिटी को स्टिल क्या मानूंगा? लो। यानी किसी भी एसेट की लिक्विडिटी हाई कब मानी जाती है? जब ये दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली फुलफिल होती हैं। ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली इस लिक्विडिटी की, कि ये लिक्विडिटी है क्या और इसका मनी से क्या कंसर्न। इधर देखो बच्चों, मनी को हम कहते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, दिस इज मोस्ट लिक्विड एसेट। मनी या कैश को क्या कहते हैं? मोस्ट लिक्विड एसेट। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्यों ऐसा। मनी को MLA क्यों कहते हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने आपको एक एसेट दिया, आपके फ्यूचर में काम आ जाए। सपोज कोई घर गिफ्ट किया ताकि वो फ्यूचर में आपके काम आए, ताकि आप उसे बेच के अपना कोई बड़ा काम कर सको या बिजनेस स्टार्ट कर सको। आपको उन्होंने एक अच्छा घर दे दिया किसी पॉश एरिया में, ठीक है। आप उस एसेट का क्या करोगे? उस घर का क्या करोगे? सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करोगे? कैश में। कैश में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो फाइनली उससे क्या खरीदोगे? डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। पैसा इंसान रखता क्यों है? प्यार पैसे से नहीं होता, उससे खरीदे जाने वाले गुड्स और सर्विसेज से होता है। ये मंगल ग्रह वाला एग्जांपल दिया था अभी शुरू में, वो प्रूव कर चुका है। ये प्रूव हो चुका है कि एक्चुअली में हमें सेटिस्फाई पैसा नहीं, पैसे से खरीदे जाने वाले गुड्स और सर्विसेज करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो वो कागज के टुकड़े हैं सिर्फ। यानी सबसे पहले आप एसेट को किस में कन्वर्ट करोगे? कैश में। कैश एसेट जितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर उसकी मार्केट वैल्यू डाउन नहीं हुई तो उसकी लिक्विडिटी क्या मानी जाएगी? हाई। फिर कैश को किस में कन्वर्ट करोगे? डिजायर्ड गुड्स और सर्विसेज में ना। आपने कहा कि मैंने अपने कैश को कपड़ों में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आपने अपना कैश खर्च करके क्या खरीद लिए? कपड़े। अब जरा सुनो ध्यान से, अगर आपको आपके पेरेंट्स डायरेक्टली कैश दे दें
तो आपका ये पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, छोटा, इजी, कंफर्टेबल। आप सीधा, अब आपको सरदर्दी नहीं होगी एसेट को कैश में कन्वर्ट करने की, सीधा कैश को किस में कन्वर्ट कर दोगे। तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किस में हुई फिर, कैश में। इसलिए क्योंकि कैश आपके लॉन्ग प्रोसेस को शॉर्ट बनाता है और सीधा आपको कहां पहुंचा देता है, आपके डिजायर्ड गुड्स और सर्विसेज तक। दैट्स इट। इसीलिए सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किस में मानी गई है, क्योंकि अब इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करूंगा, कैश ही वो एसेट है पूरी दुनिया में जो जल्दी से जल्दी कहां ले जाएगा आपको, डिजायर्ड गुड्स और सर्विसेज तक, ना कि कोई और एसेट। और एसेट क्या करेंगे, थोड़े एफर्ट्स लगवा के आपको कहां तक पहुंचाएंगे, फिर कैश कहां पहुंचाएगा, डिजायर्ड गुड्स और सर्विसेज तक। और एक ऐसा एसेट जो सीधा ही डिजायर्ड गुड्स और सर्विसेज तक पहुंचा दे वो कैश है ना। तो कैश क्या हुआ, मोस्ट लिक्विड एसेट। आया समझ बच्चों, ठीक है। अब जरा इधर देखना, मनी के 3 फीचर समझ आ गए अब आपको। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों बनता है मनी, क्योंकि हर सेलर उसे क्या करता है, हर सेलर एक्सेप्ट क्यों कर रहा है मनी को, क्योंकि सेलर को पता है उसके अंदर क्या है। सेलर आपसे गोल्ड की रिंग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है मेरे से पता नहीं कोई लेगा नहीं लेगा, इसने तो मुझे चिपका दी, पता नहीं मैं किसी को ये दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। आपसे वो कॉन्फिडेंस के साथ कैश क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि उसे भी पता है जब मैं ये कैश किसी को दूंगा तो कोई मेरे से भी ले लेगा, क्योंकि इस कैश में क्या है, लिक्विडिटी। यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों है मनी, क्योंकि हर कोई उसे एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, लिक्विडिटी। सो फर्स्ट फीचर इज डिपेंडेंट ऑन सेकंड एंड सेकंड इज डिपेंडेंट ऑन थर्ड। गॉट इट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये सब कुछ मैं आप एक बार बॉटम से टॉप की तरफ समझाता हूं। वेल्थ का वो पार्ट, वेल्थ का वो पार्ट, वो एसेट जिसके अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, हर सेलर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और जिसे हर सेलर एक्सेप्ट कर ले, वेल्थ का वो पार्ट बनता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी। अब समझ आया, क्लियर। ये उतार लो फटाफट, अभी मैं नीचे कर दूंगा, पहले यहां तक उतार लो। बच्चों जो इनकम का कॉन्सेप्ट है थोड़ा लंबा है, लगभग आधा घंटा लगता है उसमें भी, तो वो हम अगली क्लास में अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा पहले पूरा उतार लो, यहां तक उतार लिया आपने, उसके नीचे फिर ये है, ये जरूर उतार लेना, ये चीजें लिक्विडिटी के 2 फीचर्स, और ये एसेट, कैश और डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज।
डन। ये सबको समझ आया कि हम कैश को मोस्ट लिक्विड एसेट्स में क्यों गिनते हैं, उसको मोस्ट लिक्विड एसेट क्यों कहते हैं? क्योंकि सब एसेट्स में से सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किस में होती है? कैश में। वो सबसे जल्दी हमें कहाँ पहुँचाता है? डिजायर्ड गुड्स और सर्विसेज तक। ठीक है, अब अगली क्लास में क्या करना है हमने? कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, और उसके बाद बताऊंगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, बिल्कुल इसकी तरह। ठीक है, बड़े नॉलेजेबल बन के जाओगे अगली क्लास के बाद। सब अच्छे से ज़रूर वो लेक्चर अटेंड करना, अगला वाला भी। दैट्स ऑल बच्चों।